हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का है एक बैच मैंने शुरू किया है जिसका नाम है संकल्प, जो कि हिंदी में है। और काफी बच्चों ने मुझे थोड़ा कंप्लेन भी किया था कि आप ना बहुत तेजी से पढ़ाते हैं। तो देखिए, आराम से पढ़ाएंगे, ठीक है, रुक रुक के पढ़ाएंगे, जल्दीबाजी में नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि भाई बच्चों की मांग है। तो देखिए, संकल्प बैच है। अब इस बैच के अंदर हिंदी मीडियम का बैच है। ये पूरा जो है ये कौन सा किस किस चीज का है, ये है पूरा एक साइंस का रहेगा, वो भी हिंदी मीडियम का। इंग्लिश मीडियम का दूसरे सर पढ़ाएंगे, मेरा नाम विजय है, और जो दूसरे सर पढ़ाएंगे अजय सर, वो भी इंग्लिश में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमने सोचा है कि पूरा जो सिस्टम जो है ना, वो एक बहुत ट्रस्टेबल ढंग से चले, जैसे नोट्स हो गया, पीपीटी हो गया, वो सब मिले यार बच्चों, ठीक है, तब आराम से काम कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। मैं आप व्हाट्सअप अपना नंबर का वो जो आप वो कर डाल दूंगा, उसमें नोट्स आप जैसे ही क्लिक मारोगे आपको व्हाट्सएप पे आपको तुरंत उधर से नोट्स मिल जाएगा। आप क्लास डालेंगे कि मुझे इस क्लास का इस चैप्टर का चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं इस चैप्टर के अंदर हिंदी मीडियम का है वो क्या होता है। पहला चैप्टर का नाम है परमाणु एवं अणु क्या होता है। परमाणु एवं अणु क्या होता है इसको हम समझेंगे और इस पे हम बात करेंगे। परमाणु एवं अणु को समझने के लिए यह रासायनिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री का है। परमाणु एवं अणु ये चैप्टर का नेम है। परमाणु होता क्या है, अणु क्या होता है, हम उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे, फिर धीरे धीरे हमें सब कुछ पता चलेगा। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें व्हाइट बोर्ड पे मैं पढ़ाते हुए नजर आता हूँ, ठीक है। ये हमारा दूसरा वीडियो है इसी से रिलेटेड। देखिए क्या है इसमें टॉपिक, जो बात हम करेंगे वो टॉपिक किस चीज के ऊपर होगा। तो पहला होगा हमारे पास परिचय। परिचय पे बात करेंगे, रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ेंगे, जिसमें परमाणु, डाल्टन सिद्धांत, परमाणुकता, संयोजकता, परमाणु द्रव्यमान, लास्ट में पढ़ेंगे मोल संकल्पना। ये हमारा इसमें टॉपिक है। इन सारे टॉपिकों को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। अब इन सारे टॉपिकों को कवर करने से क्या क्या सिस्टम है। परमाणु क्या होता है, अगर हम देखेंगे तो परमाणु क्या है। परमाणु कुछ पदार्थों को ऐसा विभाजित किया गया है जो बहुत छोटे से छोटे चीज, जिसमें हम छोटे कण मिलेंगे, अंत में पदार्थ का सबसे छोटा कण मिलेगा, जो कण के छोटे कण के भी सबसे छोटा कण, ठीक है, मिलेगा। वो पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाएगा, ठीक है, कहलाएगा। यहाँ पे ये लिखा है पदार्थ के छोटे छोटे कण जिसे मिलकर जो बना है वो बना होता है, इसे परमाणु अणु या अणु भी कहते हैं। देखिए, अगर आपको छोटा सा अगर दिख रहा होगा, मैं बोर्ड के पीछे जो डाला हूं यहाँ पे ना एक छोटा सा ईंट जैसा बना है, देखो गौर से। मान लो ये कि पूरा दीवार बना हुआ है, ये पूरा दीवार बना है, उस पूरे दीवार में जो है वो तुम गौर से देखो ईंट बना हुआ है। यहाँ देखो, इसमें अगर बोर्ड में देखो ईंट बना हुआ है, ये पूरा ईंट जोड़ जोड़ के क्या बना है, दीवार बना है। ये जो ईंट है हम उसको कहेंगे ये परमाणु है, ठीक है। यह क्या है, परमाणु। अच्छा, ये परमाणु के अंदर, ईंट के अंदर जो छोटे छोटे कण है, मान के चलो यहाँ एक छोटा सा कण है, इसको हम बिल्कुल छोटा कण, इसको हम अणु भी कह सकते हैं। क्या बोलेंगे, अणु। क्या बोलेंगे, अणु। अब इसमें बड़का जो ये कण है ये परमाणु बोल सकते हो। परमाणु किससे मिलकर बना है, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है, उसे परमाणु कहते हैं। क्लियर है। अच्छा, मान लो कि मुझे एक बड़ा घर बनाना है, तो सबसे पहले परमाणु ढूंढूंगा, यानी आप ईटा लेते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि आप अणु लेके, छोटा छोटा अणु लेके पहले ईटा बनाएंगे उसी घर को बनाने के लिए, नहीं, ईटा कहीं और बनेगा, ठीक, ईट आके फिर उसके बाद जुड़ाई कोई और करेगा, फिर आपने देखा होगा रेता बालू मिलाया जाता है, लेंटर लोहा लगाया जाता है, सारा चीज करने के बाद एक बड़ा घर बनेगा, आपका घर बनेगा, ठीक है। तो इस आधार पे क्या पता चलता है कि परमाणु क्या होता है। अब आगे आइए हम देखते हैं कि अभिक्रिया में क्या अध्ययन से क्या होता है, ध्यान रखना है। देखो, मान लो कि एक कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए कि आपके पास है क्या, कोयला है। कोयला को आपने क्या किया, गर्म किया। अब अगर देखेंगे कि इसमें रासायनिक, इसमें कुछ अभिक्रिया होगा जिसमें आपको पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। अगर हम आइए हम कुछ जला के देखते हैं, तो इसमें देखेंगे क्या है कि लकड़ी और कोयला को जलाने पर अंत में क्या बचता है। ये कोयला है, आपने गर्म किया, आप सोचोगे गर्म करने के बाद कोयला जो है वो विक्रिया करता है। अब विक्रिया करने के बाद कोयला जो होता है एक प्लेट में डाल दिया, देखो ये प्लेट में डाला है, इसमें राख बच गया, कोयले का राख,
अभी जो असल में छोटा सा कार्बन है, याद रखना, छोटा सा कार्बन राख है, तो ये मैंने फूल लगा दिया है, क्योंकि कई बार होता है ये फूल जो होता है आपको शुरुआत में, प्रेम की शुरुआती में आपको यही फूल सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, और जब ब्रेकअप हो जाता है तो ये फूल जो है आपको दुश्मन बन जाता है, जहरीली। सिंपल सी बात है, इसलिए हमने फूल लगा दिया है कि बार बार आपका तो कट चुका होगा या कटने वाला होगा, या नहीं कटा है तो कट जाएगा, तो आपको ये फूल याद रखना है, ठीक है। तो ये फूल मैंने लगा रखा है इस राख के ऊपर, ये राख तुम्हारे प्यार के भांति उसके ऊपर खड़ा हो जाएगा। अब इस आधार पे हमें पता चलेगा कि भाई कहाँ हो गया, तो ये जल के ही आ गए, ये जो छोटे छोटे कण जो है असल में ये कार्बन है, कार्बन के अंदर जो आपको छोटे छोटे कण मिले ये भी क्या है, परमाणु, ठीक है। परमाणु को हम ना ही खत्म कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके बीच में अगर द्रव्यमान को भी बात करेंगे तो इसके अंदर द्रव्यमान की जो मास है, असल में परमाणु नहीं कह सकते आप, मास को कहोगे क्योंकि मैंने परमाणु बोल दिया। द्रव्यमान की जो परमाणु के द्रव्यमान जो है हम उसको खत्म नहीं कर सकते। लाइक जैसे मान लो कि यहाँ मैंने 5 किलो क्या किया, कोयला लिया था, जला दिया। कोयला जब मैं 5 किलो जला दिया तो थोड़ा सा देखेंगे कि इतना कोयला कहाँ है बचा, 5 किलो थोड़ी है ये, तो भाई इसमें कुछ कार्बन है वो बचेगा। अब इसमें कुछ बन के उड़ गया, कुछ मात्रा में जो कण हो गए, वाष्प हो गया, कुछ तो उड़ गया, तो नॉर्मली हमें पता चल जाएगा। इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तब आपको समझ में आएगा क्या कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके पीछे अगर हम देखेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, अभी ये पता चल जाएगा क्या कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है अभी पता चल जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है क्या कि द्रव्यमान संरक्षण का क्या कर, द्रव्य को ना ही हम क्या कर सकते हैं, ना ही हम नष्ट कर सकते हैं, ना ही द्रव्य को ना ही हम नष्ट किया जा सकता है, और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है। उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। उसका एक रूप में क्या हमारा रूपांतर होता है, इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अगर इसका हम कुछ एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो क्या होगा, इसका एग्जाम्पल में आपको पता चल जाएगा क्या है। मान के चलो कैसा कॉन्सेप्ट, देखो क्या है, अगर आपके पास मान लीजिए कि 112 ग्राम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कितना है, 112 ग्राम आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है, में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है, तो उत्पाद कितना बन जाता है, 200 ग्राम। तो ध्यान देना है क्या मिलाया जाता है इसमें, प्लस में क्या मिलाया गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिलाया गया। अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलाया गया ये तो नहीं है ना, तो मान लो x, तो बनने वाला उत्पाद जो है वो 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो 200 ग्राम क्या बन गया तुम्हारा, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको मिटाऊं कैसे, एक मिनट दोस्तों, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मिटाने वाला कैसे होगा, नीचे होता है ना, नीचे। अच्छा हाँ ये तो रहा मिटाने वाला, मैं ऊपर देख रहा हूँ। तो इसमें क्या बचा, इसमें 200 ग्राम क्या बना आपके पास, क्या बना था, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम
कार्बोनेट। अब आपके पास क्या है, 112 ग्राम जो था वो आपके पास था क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, और एक्स हमने मान लिया था क्या, 112 प्लस एक्स। अब क्या बना, 200 ग्राम क्या बना था, कैल्शियम कार्बोनेट, 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। तो बोला गया प्रस्तुत कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान की गणना करें, रासायनिक संयोजन का कौन सा नियम आपके उत्तर का नियंत्रित करेगा। देखो तो सिंपल सी बात है, अब हमें पता लगाना है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या कितना हुआ क्या है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको एक्स यही रहने दो, 200 है, प्लस में इधर जाएगा माइनस में, 200 में से 112 घटाओ तो 100, और 100 में से फिर 12 घटा दो तो कितना हुआ 88, है ना, 88 बचा, यानी आपके पास 88 ग्राम क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब असल में ये जो चीज जो है, ये दो चीज आया, इसको कहेंगे आपको क्या, अभिकारक। क्या बोलेंगे इसको, अभिकारक। अब ये जो बनने के बाद जो आएगा ये, इसको कहेंगे उत्पाद। क्या बोलेंगे, उत्पाद। क्या बोलेंगे इसको, उत्पाद। यानी दोनों अभिकारक मिलकर जब तीसरा चीज बन जाता है उसको उत्पाद कहते हैं। क्लियर है, तो पहला अभिकारक, दूसरा उत्पाद। उत्पाद अभिकारक कितना भी हो सकता है, लास्ट में फिर अभिकारक ही बनता है। क्लियर है, तो इस चीज से आपको पता चल जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या है, स्थिर अनुपात के नियम क्या होता है, थोड़ा समझोगे तब आएगा। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, इसके अनुसार क्या है, रासायनिक यौगिकों में अवयवी तत्वों के भारों के सदैव एक निश्चित अनुपात रहता है, इसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। देखो इसमें क्या है, जोसेफ प्रोस्ट, देखो जोसेफ प्रोस्ट है 1796 में ये निकाला था, जोसेफ किसने निकाला था, प्रोस्ट ने। कैसे होगा तो ध्यान दो, मान लो कि जैसे मान के चलो कि क्या कॉन्सेप्ट चलता है, मान लो कि आपके पास क्या है H2O होता है, ठीक है। अच्छा मान के चलो कि आपके पास H का जो होता है मान कितना होता है आपके पास, सिंपल सी बात है, मान लो 1, और ऑक्सीजन जो होता है आपके पास तो वो कितना होता है आपके पास, अगर मान के चलो कि आपके पास ऑक्सीजन का जो सिस्टम है वो है आपके पास 8। सिंपल सी बात है, परमाणु जब आपको पढ़ोगे अपने आप समझ में आएगा कि ऑक्सीजन कितने लेवल पे आता है। जैसे अब मॉडर्न वाला पीरियोडिक टेबल आपके पास होगा, ये वाला दिखाता हूँ, उसको लिखने का तरीका भी मैं अभी सिखाऊंगा, टिक बताऊंगा। तो आपके पास जो ऑक्सीजन जो है वो कितने नंबर पे आएगा, 8 नंबर पे, ठीक है। देखो ऐसा वाला, अगर कैमरा में नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा, ऐसा अभी बताऊंगा क्या कॉन्सेप्ट है। तो अब आपके पास देखोगे तो हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु संख्या में अगर देखोगे, और ऑक्सीजन का कितना होगा 8। तो अनुपात क्या होगा, तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि चाहे कोई सा भी पानी हो, हाइड्रोजन का 1 है परमाणु है और ऑक्सीजन का कितना है, तो हमारे पास पता चल जाएगा कि ये होगा 1:8। कितना होगा, 1:8। किसका है ये, पानी का। सिंपल सी बात है, इसकी दोनों अनुपात में अगर लिखेंगे तो कितना आएगा, 1:8। अच्छा 1:8 जब 8 है तो सिंपल सी बात ये है कि वो चाहे कोई सा भी पानी, सिंपल सी बात है, किसका हो चाहे कोई सा भी हो। जैसे किसी यौगिक में उपस्थित अवायवी की परमाणु संख्या क्या है, अगर मान लो कि तुम्हारे पास क्या है, ये कोई आइस वाला, आइस वाटर है, कौन सा वाटर है, आइस वाटर, यानी इसको कहेंगे बर्फ का पानी, तो क्या बोलेंगे इसको, इसका अनुपात भी कितना होगा, स्थिर अनुपात 1.8। अब मान लो इसमें हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन का मान 1 और ऑक्सीजन के अंदर 8, तो इसको भी होगा 1.8। अब चाहे तुम ले लो कौन सा पानी, नदी का पानी ले लो, कौन सा, रिवर वाटर, ठीक है, कौन सा वाटर, रिवर वाटर, ठीक है। तो रिवर वाटर का भी क्या होगा, इस यौगिक में उपस्थित अवायवी के तत्व के परमाणु सदैव एक भारानुसार होगा। एक भारानुसार का मतलब कितना होगा, भारानुसार 1:8। जो 1:8 है, सिंपल सी बात है, वो हर एक पानी का होगा, सिंपल सी बात है। तो रिवर वाटर होगा, इसका भी कितना होगा, 1:8। अगर आप वाटर, सी वाटर ले लो, चलो
आपका सी वाटर आ जाए, आप इसको भी ले लो तो इसका कितना होगा 1:8, इसका भी इतना ही होगा। इसका जो अवयवी इसके अंदर जो मिला हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है उसका दोनों का तीनों का इसके अंदर है। अच्छा मान लो कि अगर ये थोड़ा सा अलग होता तो हो सकता है कि मछली इस वाले पानी में ना जिए, मर जाए, फिर भी जी जाती है। अच्छा इसमें कुछ मछली इस पानी में जी जाती है, जो मछली इसमें है तो इसमें भी जी जाएगा क्योंकि उसको ऑक्सीजन तो चाहिए चाहे कोई सा भी पानी हो, ठीक है, मछली इसमें भी जी सकती है। अच्छा मछलियां समुद्र के पानी में भी होती हैं, सिंपल सी बात है। तो मछली कोई सा भी पानी में रह सकती है, तो इसे पता चल जाएगा कि उस पानी का जो स्थिर अनुपात है वो एक निश्चित है, वो चाहे किसी का भी हो, सी वाटर, चाहे रिवर सी, चाहे आइस वाटर। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अगर हम देखेंगे परमाणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, परमाणु के बारे में अगर थोड़ा सा समझे तो क्या है, समस्त पदार्थों का परमाणुओं से बने होते हैं। समस्त पदार्थ जितने भी पदार्थ होते हैं सब किससे बने होते हैं, परमाणु से बने होते हैं। परमाणु के आकार में अत्यंत छोटे होते हैं, परमाणु के जो आकार होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। अगर मेरे पास है वहां पे है बट उधर वाले पे है, अगर होता तो मैं तुम्हें दिखा देता। परमाणु के जो आकार होते हैं बहुत छोटे होते हैं। मान के चलो ना, कैसे मैं बताऊं तुम्हें, जैसे मान लो कि इस दीवार बना है, ईंट बना है, ईंट किससे बना है, छोटे छोटे कणों से बना है। अब वो कण जो है असल में क्या है, परमाणु है, ठीक है। ये परमाणु हमारे आसपास के सभी पदार्थों का निर्माण खंड है। अब मान लो ये बोर्ड है, ये बोर्ड क्या बना है, परमाणु से, हाँ ये बना है। अच्छा ये भी बना है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक में छोटे छोटे कण है, लोहे में छोटे छोटे कण है, इससे हमें पता चल जाता है। अच्छा परमाणु का अस्तित्व एक ही तत्व के परमाणुओं के साथ संयोजन से होता है या एक अन्य तत्व से होता है। एक तत्व से भी हो सकता है और दो अलग अलग तत्व, जैसे मैंने बताया अभिक्रिया में एक तत्व से भी बन सकता है और दो तत्व से भी बन सकता है। अभिकारक याद करो तो उत्पाद बनता है, सिंपल सी बात है। किसी भी परमाणु का आकार उसकी त्रिज्या से दर्शाया जाता है, जिसमें परमाणु त्रिज्या भी कहते हैं, सिंपल सी बात है, उसके त्रिज्याओं से दर्शाया जाता है। अगर देखोगे क्या कॉन्सेप्ट है, तो मान लो कि जैसे जो यहाँ पे है परमाणु की किसी भी तत्व के अंदर क्या है, सबसे छोटा कण वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, सबसे छोटा कण भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अगर मान लो कि एक चीज है कि परमाणु त्रिज्या को हम किस में नापते हैं, तो परमाणु त्रिज्या को हम ना सदा नैनोमीटर में नापते हैं। कौन सा मीटर में, नैनोमीटर में मापा जाता है। परमाणु ने बता दिया नैनोमीटर से नापा जाता है। तो अगर मान लो कि 1 नैनोमीटर है तो कितना होगा 1 की पावर 10 की पावर 9। अब आपने 9 क्लास में आपने किया होगा, क्या किया था, माइनस हटाते हैं कितना आएगा 1 की पावर 1 मिनट 1 की पावर हटाते हैं तो आपके कितना आ जाएगा 10 की पावर 9। यानी आपके पास जो है माइनस आप हटाएंगे, एक हटा देंगे ऊपर का, तो 10 की पावर 1 एनएम बराबर कितना आ जाएगा 10 की पावर 9। इससे आप इस नैनोमीटर से आप क्या कर सकते हो, आप हटा सकते हो, आप पावर का इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हो परमाणु त्रिज्या। अब आप देखेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है। तो डाल्टन का क्या कॉन्सेप्ट है, डाल्टन परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव चाहे तत्व जो है, सभी द्रव चाहे क्या है, तत्व यौगिक या मिश्रण हो या सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं, वो किसी तत्व से बने हो या किसी यौगिक से बना होगा या किसी मिश्रण से बना होगा या किसी सूक्ष्म कणों से ही बना होगा। ठीक है, सिंपल सी बात बोला, इसने बोला है कि जितने परमाणु है इसने थ्योरी में दिया वो 4 चीज से बना हो सकता है, या तो तत्व, यौगिक, मिश्रण या सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हो सकता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के अनुसार परमाणु सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से की जाती है। वे द्रव्य को परमाणुओं से निर्मित होता है, वो बोलता है कि जो सभी जो द्रव्य है वो परमाणुओं से भी निर्मित होता है। यानी सारा तो पानी है, पानी के अंदर H2 है, उसमें भी भाई द्रव्य है, ठीक है भाई मान लिया। परमाणु को अविभाजित सूक्ष्मता कण होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, विभाजित। अविभाजित मतलब इतने अविभाजित मतलब छोटे होते हैं कि हम विभाजित भी नहीं कर पाएंगे सही से, अविभाजित से कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं में ना तो सृजित होती है रासायनिक अभिक्रिया, ना तो हम उसको बना सकते हैं और ना ही हम उनका विनाश कर सकते हैं। अच्छा, दिए गए तत्व में सभी परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। जैसे मैंने बताया ना कि अभी
इसमें परमाणु का स्थिर का नियम, इसमें सभी का गुणधर्म क्या होगा, समान होगा। अगर रासायनिक तौर पे देखा जाएगा तो कैसे भी बताएंगे। भिन्न भिन्न तत्वों में परमाणुओं के लिए द्रव्यमान रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं। भिन्न भिन्न अलग अलग तत्वों से जब हम मेल कराएंगे तो अलग अलग हो सकता है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात के संयोग कर यौगिक निर्मित करता है। ठीक है, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं बराबर आता है। बताता हूँ क्या कॉन्सेप्ट है। डाल्टन ने क्या किया, डाल्टन ने एलिमेंट्स बनाया। ठीक है, एलिमेंट्स बनाया तो बोला कि ये देखो बात क्या है। उसने बताया कि भाई देखो कि मैं कोई भी चीज ऐसे बनाना, जैसे मान लो कि मुझे बनाना है कि ऑर्गन बनाना है, तो क्या बनाया कि उसने कुछ इस तरह ऐसे बना दिया, AR लिख दिया, उसमें ऑर्गन आ गया। अगर मान लो कि जैसे उसे क्या बनाना है, अगर उसे मान लो कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बनाना है तो क्या हुआ, ऐसे बना दिया, हाइड्रोजन बना दिया। अगर उसे मैग्नीशियम बनाना तो उसने ऐसा गुना MA लिख दिया। तो फिर धीरे धीरे उसने साइन बनाना शुरू किया इस तरह। तो उसने टोटल ऐसा खोज किया। पर इसका जो है ना प्लेट, जो इसका सिस्टम जो था, जो डाल्टन का था, वो कुछ इस तरह का था कि मतलब जैसे कॉपर बनाना है तो कॉपर का ऐसे कुछ लगा 6C बना दिया, ऐसे बना दिया। तो फिर लोगों को लगने लगा यार क्या समझ नहीं आ रहा, वो तो खाली वही समझ रहा है, हमको समझ ही नहीं आ रहा क्या कॉन्सेप्ट है। तो धीरे धीरे ना डाल्टन ने कुछ इस तरह तो बनाया, पर क्या आगे चला कि तत्व में आधुनिक प्रतीक डाला गया। देखो कैसे बताता हूँ। मान लो कि जैसे आपको आधुनिक प्रतीक के हिसाब से कैसे किया, मान लो हाइड्रोजन है तो मैं यहाँ पे बना दूं क्या, जैसे इसी को देख लो, पहला अक्षर और दूसरा अक्षर। जैसे मैं बताऊं, मान लो जैसे क्या है, मान लो हमारे पास जो Na है, ठीक है, अगर Na को हम दर्शाते हैं किससे, सोडियम से, ठीक है, यानी सोडियम से, ठीक है। अच्छा, अब हम Na से जो असल में है, तो जो हम ना जब बना रहे थे ना क्या, अब हम परमाणु जब द्रव्यमान परमाणु संख्या जो हम बनाएंगे तो उसमें ना दो भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे थे, थोड़ा समझना है क्या। सबसे पहले जो थी वो लैटिन भाषा था। कौन सी भाषा, लैटिन, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास पूरी दुनिया में रही वो अंग्रेजी भाषा है, ठीक है। लैटिन जो भाषा है वो पूरी दुनिया में अब नहीं चलती, ये है मृत भाषा। कौन सा भाषा है, मृत, यानी अब डेड भाषा है। अंग्रेजी है वो क्या पूरी दुनिया में अभी जीवित है, जीवंत है। अब जितनी भी जो पहले जो जितने परमाणु संख्या जो जितनी बनी थी, वो भाई दुनिया में भाई अब जब लैटिन है ही नहीं तो फिर क्या करें। देखा कि अगर मान लो कि अगर कन्नड़ में अगर लिख देंगे तो फिर भाई पंजाबी बोलेगा कि हमारे भाषा में क्यों नहीं बनाया गया, हम नहीं पढ़ेंगे इनको, तो लड़ाइयां हो जाती। सिंपल सी बात है, हिंदी में बना देते, हिंदी में लिख देते तो फिर इंग्लिश जो बाहर हो रहा है तो फिर वो नहीं कर पाते, ये है इनका, हम नहीं बने, ये बेकार है, इनका समझ ही नहीं आ रहा क्या कॉन्सेप्ट है। तो लैटिन उस समय काफी ज्यादा चल रहा था। जब लैटिन भाषा चल रहा था तो उसमें जो Na है, तो Na तो है वो लैटिन भाषा है, ठीक है। अब जो सोडियम है वो आ गया अंग्रेजी भाषा। थोड़ा बात को समझना है, इसलिए हमारे एलिमेंट्स के अंदर, तत्वों के अंदर भाषा दो तरह का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। इसलिए Na तो ना होता है, पर लैटिन में Na का मतलब नेट्रियम। नेट्रियम हम पढ़ते थे तो असल में नेट्रियम तो भाई लैटिन भाषा हो गया, पर हमें तो बोलना है उसको इंग्लिश में सोडियम। तो असल में हमने उसको पता तो लगा लिया कि ये सोडियम है, सिंपल सी बात है। बट जो खोज किया, जो एलिमेंट्स का जो नाम प्रतीक चिन्ह रहा, जिसका पहला अक्षर की बात करेंगे, देखोगे गौर से, तो इसमें अंग्रेजी के नाम, लैटिन नाम का पहला अक्षर या दूसरा अक्षर, पहला अक्षर या दूसरा अक्षर जरूर होगा, तो समझ में आया कि क्या कॉन्सेप्ट है। तो पहला अक्षर जो है आपको दर्शाएगा पीरियोडिक टेबल में, वो आपको कैसा नजर आएगा, आपको लैटिन में आएगा, पर हम लिखते किसमें, इंग्लिश में। जैसे Na को हम सोडियम लिखते हैं, ठीक है, तो Na का मतलब लैटिन भाषा में है, पर सोडियम हम लिखते हुए अंग्रेजी भाषा, क्योंकि अंग्रेजी पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। वो चाहे साउथ इंडिया का व्यक्ति हो या अमेरिका का व्यक्ति हो, कोई भी हो, तो इंग्लिश डेड लैंग्वेज नहीं है, वो एक जीवंत है, ठीक है, लाइफ है उसमें। अब लैटिन क्या है, डेड है, तो हमें इससे पता चल जाता है। अब एग्जाम्पल में देखेंगे ऐसा क्यों किया गया।
अब यह ध्यान दिए जाना चाहिए कि दो अक्षर का प्रतीक में पहला अक्षर बड़ा हो और दूसरा अक्षर छोटा हो। अब एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन का जो है वो सिंबल हम पहला अक्षर हम लेते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला अक्षर हम क्या मानते हैं, एच, और लास्ट का अक्षर एन, ठीक है, छोटा। हमने कुछ इस तरह एलिमेंट्स के अंदर देखने को मिला। अच्छा, हीलियम है तो उसका पहला अक्षर कैपिटल, फिर उसके बाद स्मॉल। अगर हम लिथियम को देखेंगे तो पहला अक्षर कैपिटल, छोटा स्मॉल। ब्रोन को देखेंगे तो ब्रोन का बड़ा अक्षर बी से कार्बन का सी, फिर उसके बाद नाइट्रोजन का बड़ा अक्षर, फिर आगे उसके बाद छोटा लिख सकता है। ऑक्सीजन में पहला बड़ा अक्षर देखोगे गौर से तो ऑक्सीजन डाल दिया। फ्लोरीन के अंदर देखो तो एफ से डाल दिए क्या। अच्छा, फ्लोरीन किसे कहते हैं तुम देखोगे तो, है ना, फ्लोरीन को एफ से डाल के नियोन, एन बड़ा अक्षर, फिर ऐसा एम मैग्नीशियम बड़ा अक्षर, एल्युमिनियम बड़ा अक्षर, सिलिकॉन बड़ा अक्षर। क्लियर है, बात समझ में आया? कुछ इस तरह बनाया गया। अच्छा, मैं बताऊं तुम्हें क्या, मैं कुछ बताऊं अगर कुछ होगा तो, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि भाई ये पीरियोडिक टेबल है, वो आपको कैसे याद करना है, ठीक है, तो मैं तुम्हें बताऊं कैसे। देखो, याद करने को थोड़ा सा, बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर में तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर देखेंगे क्या, तो तुम एक बात याद रखना, क्या, देखो क्या, आपको 20 तक याद करना है क्या, अगर 20 तक आपको याद करना है, 20 तत्व का नाम याद करना है। याद करना है 20 तत्व का नाम याद करना, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, हाय याद रखना, हेलो, लिसन, बी सी न्यूज, बीबीसी न्यूज देखते हो, हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज। ऑन कब देखते हो, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को देखते हो। अच्छा, कब देखते हो, नाइट में देखते होंगे, ऑन फ्राइडे नाइट। अच्छा, तुम एक और चीज देखोगे, ना मांगो, अच्छा बताओ, ना मांगो क्या। अच्छा, मान लो कि ना मांगो, तुम्हारा कोई भगवान भगवान है, कौन सा भगवान है बताओ, अल्लाह, चलो अल्लाह, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा और कतली काजू, मान के चलो कतली काजू। अब आप देखोगे कैसा कॉन्सेप्ट चलता है, क्या बात है। अच्छा देखो, हाय का मतलब पहला अक्षर देखो, मैंने भी बताया पहला अक्षर को आप देखना है, पहला अक्षर। अच्छा, पहला अक्षर को देखो, हाय का मतलब हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, हेलो का मतलब हीलियम, लिसन का मतलब लिथियम, बेरियम, बोरान, सी से कार्बन। अब आगे देखोगे क्या है, न्यूज नाइट्रोजन, आगे ऑन ऑक्सीजन। अच्छा, ये हम कब 20 तक पहुंचा क्या, देखो नाप लेता हूं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया 13, ये हो गया 14, ये हो गया 15, ये हो गया 16, ये हो गया 17, ये हो गया 18, ये हो गया 19, लास्ट में एक और रह गया, और 20 अभी कर देंगे कैल्शियम। देखो क्या, तो मैंने क्या बताया तुम्हें, मैंने बताया, थोड़ा सा चेंज करता हूं, ऑन फ्राइडे फेरियम, नाइट नियॉन, ना मांगो सोडियम, Mg मैग्नीशियम, अल्लाह एल्यूमिनियम। पहला अक्षर देखो, मैंने बताया पहला अक्षर जो होगा कैपिटल होगा, उसके बाद स्मॉल लिख सकते हो, उसके बाद क्या आएगा, सिलिकॉन, फिर पोटेशियम, सोडा। अब बात को सुनना, सोडा, सोडा में सिलिकॉन भी डाल सकते हैं, क्या नाम है इसका, एस सल्फर। अब अगर पीरियोडिक टेबल अगर चला देता तो मजा आ जाता तुम्हारे को, है ना।
इस तरह आपको क्लियर हो जाएगा। कतली का मतलब क्लोरीन, ऑर्गन और का मतलब एयर, ऑर्गन। अब आ गया काजू या कतली, भी फिर से डाल सकते हो, काजू और कतली। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है, 17 में क्लोरीन, ऑर्गन, ठीक है, काजू मतलब कैसे डाल सकते हो, पोटेशियम, और लास्ट में आ जाएगा कैल्शियम। ये तो हर किसी को याद होता है, कैल्शियम। आपको ये जो चीज है 20 एलिमेंट्स का नाम याद करना है, तुरंत याद हो गया। हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज, न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगू अल्लाह से पेप्सी सोडा। ठीक है, काजू डाल सकते, काजू और कतली, काजू और ऊपर डालो, कतली नीचे डालो, और लास्ट में कैल्शियम। तो 20 तो तुम्हें याद ही है। तो पहले हाई का मतलब एच से हाई, हेलो का एच, लिसन का एल आई, बी से यानी बेरियम, ब्रान, सी से कार्बन, एन से नाइट्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, फेरियम, नाइट यानी एन से नियोन, एन से ना मांगो, एम जी से मांगो, ठीक है, मैग्नीशियम, अल्लाह यानी एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सोडा पुट सल्फर, कतली क्लोरीन, ऑर्गन और काजू, और 20वां हो गया तुम्हारे पास कैल्शियम। अब समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट है, ये आपका एलिमेंट्स, ठीक है। अब ये एलिमेंट्स तो है, अब इसका यूज कहाँ कहाँ करेंगे, थोड़ी सी बात मैं थोड़ा बताऊं, थोड़ी सी थोड़ा देखोगे, बात को समझो। सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास परमाणु के बारे में अगर थोड़ा सा जानोगे तो क्या है, ठीक है, परमाणु के बारे में जानो तो क्या है। देखो सबसे पहले क्या है कि आपके जो सबसे पहले एक केंद्र होता है, ठीक है, एक होता है प्रोटॉन, ये सबसे पहले नाभिक होता है। अच्छा, पहले सबसे पहले हम अगर कोई देखेंगे एलिमेंट्स के अंदर, तो सबसे पहले तत्वों के अंदर क्या होगा, प्रोटॉन होगा जो कि प्लस का साइन होगा, और न्यूट्रॉन होगा वो क्या होगा, बिल्कुल जीरो होगा, ना कोई साइन नहीं है उसके पास, न्यूट्रॉन के पास कोई भी साइन नहीं है। तो देखोगे गौर से, तो ये पूरा जो है, ये पूरा एक गोला में रहता है, और इस गोला का नाम क्या है, नाभिक। क्या बोलेंगे इसको, नाभिक, ठीक है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक। अच्छा, प्रोटॉन है, प्लस में न्यूट्रॉन है। अब तुम गौर से देखोगे तो इसको कहते हैं जो पूरा गोल गोल है। अब ये जो गोल गोल है, ये जो गोल है, इसको कहेंगे कोश या कक्ष। क्या कहेंगे, कक्ष। अच्छा, इसी कक्ष के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, चक्कर लगा रहा होता है, इलेक्ट्रॉन। तो जो पहले कक्ष में है वो इलेक्ट्रॉन है, क्या है, पाया गया, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अब ये पहले कक्ष में है इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने होते हैं, 2। अच्छा देखो गौर से, तो कौन से कक्ष में कितने होंगे, कौन से कक्ष में कितने होंगे, तो आपको पता चल जाएगा। देखो क्या है, सबसे पहले आपको 2n², क्या करना है इस फॉर्मूले में, अगर कोश में अगर डालना है कितने कक्ष में क्या होगा, तो पहले n का मतलब बात को समझ लेना। n का मतलब क्या है, कक्ष, n का मतलब कक्ष। मान के चलो कि ये पहला, ये तो कक्ष हो गया, इसके अंदर ये तो ये हो गया, इसका कोष हो गया कि चल भाई इसके अंदर तुम बैठे हो घर है। अब इसके आगे कक्ष बनाया गया, ये कक्ष है। अब इस कक्ष में मान लो कक्ष नंबर कितना है, 1 है, कक्ष नंबर कितना है, 1 है। अगर मुझे कक्ष की संख्या निकालनी है कि कौन से कक्ष में कक्ष की संख्या निकालना है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हमें ये पता लगाना। तो एक फॉर्मूला है, सिंपल सी बात है, तो समझो कैसे। मान लो कि पहला जो है आपके पास 2n², क्या है पहला, तो 2n²। तो मैं मान लो कि 2 यानी n बराबर मान लेता हूं 1, क्या मान लेता हूं, 1। तो सबसे पहले प्रोटॉन जो था वो प्लस में था, और न्यूट्रॉन जो था वो बेचारा कुछ नहीं था इसका, ठीक है, एकदम खत्म था, जीरो, एकदम शून्य, शून्य आवेश, कोई नहीं है ना, उसका कोई चार्ज नहीं है, तो ये कक्ष में है। तो मैं मानता हूं कि भाई कि पहला एक कक्ष बनाया मैं जानने जा रहा हूं कि भाई कक्ष बना रहा हूं, चलो ठीक है, मैं कक्ष बना लेता हूं। मैं कक्ष कैसे बना लेता हूं, कुछ गोला ले लेता हूं, कुछ गोला ले लेता हूं, चलो ठीक है, मैं कुछ गोला लेने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, ये कक्ष बना लेता हूँ, ठीक है। अब ये कक्ष मैं बनाता हूं। अब मैं चाहता हूं कि इस कक्ष में
कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो मैंने बोला भाई कक्ष का नंबर है, नंबर ऑफ कक्ष संख्या कितनी है, एक। मैं लिख दूं यहाँ पे कि संख्या, कक्ष का संख्या, कक्ष की संख्या अगर एक है तो मैं n बराबर मान लेता हूं क्या, एक का स्क्वायर। सिंपल सिंपल तो इसमें आएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या मैं निकाल लेता हूं कि इसमें कक्ष में कितनी संख्या आएंगे इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो मान लो एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, एक, तो दो एक कम दो, यानी पहले कक्ष में कितनी संख्या आएगी इलेक्ट्रॉन की, एक आएगी यहां, तो मान लो एक आएगी यहां, दो इलेक्ट्रॉन आएगी। ठीक है, अच्छा मैं कक्ष की संख्या बढ़ाता हूं कितना, मैं कक्ष की संख्या बढ़ाता हूं भाई दो। ठीक है, मैं कक्ष की संख्या कितनी बढ़ाऊं, दो, ये दो बढ़ा दी, चलो करता हूं। तो दो यहाँ है, दो की संख्या यानी n की पावर आपको डाल दिया मैंने दो। अच्छा बताओ, दो गुना दो दूनी कितना होता है, चार, चार दूनी आठ, यानी अब जो आएगी अगले जो कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगी, थोड़ा सा ध्यान देना है, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगी, आठ। तो मैं अगले वाले में बनाने जा रहा हूं भाईजान, एक मिनट, ये अगले वाले में कितने आएगी, आठ। तो मैं अगले वाले में आठ बनाऊंगा, एक, एक, दो, ये तीन, ये चार, पांच, छह, सात, आठ, मैंने आठ बना दी इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो कि मैं कक्ष की संख्या अब कितनी डालने जा रहा हूं, तीन, मैं कक्ष की संख्या कितनी डाल रहा हूं अब, तीन। मैं थोड़ा इसको मूव करके छोटा कर देता हूं, ठीक है, मैं यहां पे कर देता हूं। अगर मैं कक्ष की संख्या डालने जा रहा हूं तीन, चलो अब ये तो दूसरा हो गया, ये तीसरा, तो टू की पावर तीन का स्क्वायर, तो कितना हुआ, एक बार कट करके रोक दो ना, 40 मिनट हो गया, जल्दी करो। तो अगर देखेंगे तीन तिया नौ, नौ दूनी 18, यानी जो आपके तीसरे कोष में होंगी, कौन सा कोष या कौन सा कक्ष, तीसरा कक्ष, तीसरे कक्ष में कितने आएंगे, 18, ध्यान रखना कितने आएंगे, 18। तो ऐसे ही आप बनाओ तीसरा कक्ष, इसमें कितने आएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 हो गया। अब जैसे जैसे कोष की संख्या बढ़ रही है, हमने क्या देखा इसमें, हमने देखा इसमें कि जैसे जैसे कोष की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रही है, जैसे जैसे कोष की संख्या, कक्ष की संख्या यानी कोष की संख्या यानी कक्ष की संख्या बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ रही है, जैसे जैसे कोष बढ़ रही है वैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ती जा रही है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, ऋण में है, यानी धनात्मक में है। किसमें है, ऋणात्मक में, सॉरी ऋणात्मक में है, नेगेटिव में। ठीक है, मैंने बताया नहीं था उस समय। तो ऋण इलेक्ट्रॉन जो इसमें है वो कौन से में है, माइनस में है। कौन से में है, माइनस में। आई होप समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अब असल में तद में इलेक्ट्रॉन उपस्थित परमाणुओं की संख्या उसकी परमाणुकता बताती है। जैसे नाइट्रोजन में N2 की परमाणुकता कितनी है, हाँ ठीक है। देखो परमाणुकता क्या है, परमाणुकता जिसमें किसी तत्व के एलिमेंट्स के यौगिक के अणु के उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन में ये 2 है, तो जो 2 है वो परमाणुकता बता रहा है। ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन का कितना है 2, तो 2 परमाणुकता बताती है। ऐसे ही आपको पता चल जाएगा कि इतना इतना क्या क्या। अब थोड़ा सा मैं बताऊं, उसके बाद चलेंगे क्या है, थोड़ा सा बात को समझेंगे तब उसके बाद एंड करेंगे थोड़ी सी। तो
अब देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट है। मोल के पहले हम थोड़े से चल लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। मैं थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल अगर खोल लूं तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। देखो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर, पीरियोडिक टेबल्स के अंदर आप देखोगे क्या, पीरियोडिक टेबल्स के अंदर देखोगे कि आपके पास अगर हाइड्रोजन क्या है, आपके पास एक है, तो इधर वाले जो है वो क्या है, इधर वाले जो है वो है ऑटोमेटिक ही क्या, शांत है। क्या है वो, शांत है। क्या लिख सकते हैं क्या, इसमें नहीं आएगा। अगर देखो गौर से तो क्या है, हाइड्रोजन का जो कॉन्सेप्ट है, ये हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम है, मैंने भी बताया था, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये तो मैंने पहले बताया। अब आप देखो गौर से क्या है, हर बार क्या कॉन्सेप्ट है, जो इधर वाला जितनी भी चीज है वो इधर वाले की बराबर, जो लास्ट वाला देखो ये इधर वाला जो सीधा इस वाले पूरे रॉ के अंदर है, इस वाले पूरे कॉलम के अंदर तुम देखोगे तो ई वाला जो है वो इस वाले के क्या बनने के फिराक में लगे हुए हैं कि भाई हम ये बन जाए, हम ये कर ले, वो कर ले। तो इस तरह से हम पता चल जाएगा क्या कॉन्सेप्ट है। अगर आप देखोगे तो इस वाले में क्या है, बेचारा हाइड्रोजन का एक है और हीलियम क्या है, दो है। तो मैंने अभी बताया कि इधर वाले में ना पूरे 10 है, 18 है, 36 है, 54 है, ये है। तो अभी हमने बताया ना कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है वैसे कोष बढ़, कक्ष बढ़ रही है, वैसे वैसे कक्ष बढ़ रही है। तो ये पूरे कक्ष में ना फिटिंग है। मैं थोड़ा बहुत समझाऊं कैसे, थोड़ा सा देखोगे तब समझ में आएगा। मान लो कि जैसे, मान के चलो कि जैसे ये आपके पास नाभिक हो गया, इस वाले के अंदर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब ये लो 2 इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया तो अब आपके पास हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो इसकी कितनी है, एक। तो अब या तो एक जो है इसको देगा, इसको देगा, या तो दूसरे वाले, अब इस वाले में क्या 8 पूरा करना है, तो अब इसके पास ऑलरेडी एक है, तो या तो अब इसको दे देगा या तो इससे एक ले लेगा, सिंपल सी बात है। तो जब एक ले लेगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, फिर ऋण हो जाएगा। मान लो आप किसी से पैसा ले लेते हो तो माइनस में जाते हो, सिंपल सी बात है। अगर मान के चलो कि अगर मैं बात करूं किसका, अगर थोड़ी सी इसी की बात कर लेते, सोडियम की, अगर हम थोड़ी सी बात कर लेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा क्या कौन सा। मान लो ऑक्सीजन की है, ऑक्सीजन की ऑटोमेटिक कितनी है, 8, ठीक है, ऑक्सीजन की कितनी होगी, 8। अब मान लो 2 इसको दे दिया तो बचा कितना, 8 में से 2 गया, 2 दे दिया, मान लो 6। अब इसमें टोटल कितना है, 8। अब या तो 2 इससे ले ले या तो 6 दे दे। तो आपके पास अगर कोई गाड़ी लाना हो तो 2 रुपए ले लेना है या 6 रुपए दे देना है कि चल मैं गाड़ी नहीं लूंगा तू ही ले ले। ऐसा नहीं, हर कोई क्या करेगा, 2 रुपए ले लेगा। तो जब 2 रुपए ले लेगा ऑटोमेटिक इसको 8 पूरा करना है तो 2 रुपए वापस लेगा। पहले तो 2 रुपए इसमें दे दिया, चलो मान लो कि तू दे दिया भाई 2 रुपए ले, चल ले तू 2 रुपए ले ले, दे दिया, बचा अब 6 रुपए। अब 6 रुपए या तो अब इसको पूरा 8 पूरा करना है, इस कक्ष को 8 पूरा इलेक्ट्रॉन डालना है। तो अब 8 में से ये 6 देगा, ये 2 लेगा, तो जो 2 लेगा तो माइनस में चला जाएगा और 6 देगा तो प्लस में आ जाएगा। तो हर कोई देना नहीं चाहेगा क्योंकि बड़ा है, ज्यादा है, कहेगा ला यार नहीं लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा खो जाएगा। तो ये 2 माइनस में चल जाएगा। अब ये जो आया इसको कहते हैं संयोजकता। क्या बोलेंगे, संयोजकता, बैलेंसी, माइनस में, ऋण में। अगर थोड़ी सी अगर देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट, ऐसा समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा कहां चला गया, देखोगे गौर से। तो यही आपकी क्या है, बैलेंसी है, यही आपकी क्या है, संयोजकता है। इससे हमें पता चल जाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट कैसे चलता है। तो इसके बाद और एग्जांपल आप ऐसे ही खुद निकालो, जैसे मैंने बताया था ना कि जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ेगा। अगर मान लो कि जैसे मान लो कि इधर आप सोडियम का निकाले 11, तो 2 में तो दे देंगे, फिर बचा कितना, आप 9 बच गया और 9 में 8 दे दिया। अब 1 एक्स्ट्रा जा रहा, तो 1 में क्या करे बेचारा,
अब एक में क्या करें, एक या तो दे देगा या तो दे देगा। 8 8 के बाद कितना आगे जा गया था 16, तो 16 में से 15 तो वापस लेना पड़ेगा, तो एक देना आसान है। तो इस तरह आप काम कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे आप निकल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।